Good morning students. Students, in civics book we had already discussed two chapters. First chapter is the Indian Constitution and second chapter is understanding secularism. Now I will explain chapter third civics, namely why do we need a parliament. Chapter third civics, why do we need a parliament. In chapter 3rd, why do we need a parliament, different types of the topic are discussed. First topic is why should people decide. Second is people and their representative. Third topic is the role of the parliament. और रोल ऑफ द पार्लियामेंट के डिफरेंट फंक्शंस होंगे, जिसमें फर्स्ट फंक्शन होगा टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. सेकेंड इसका पार्ट होगा टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. थर्ड फंक्शन इज लॉ मेकिंग. और नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. Last topic is who are the people in the parliament. Why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. Here we will try and understand the relation between the idea of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स. जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मीन्स हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही इलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द वोटिंग पार्ट. वोट डाल के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, अपना लीडर खुद ही इलेक्ट कर सकते हैं. ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है और ये हमारा जो इंडिया है उसी में ही है, और भी बाकी कई कंट्रीज़ में है, लेकिन हम एक इंडिया जो है ऐसी कंट्री के सिटीजन है जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मेन इम्पोर्टेंस दी गई है. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड. लोग डिसीजंस क्यों लेना चाहते हैं. इंडिया वी विल नो as we know become the independent on 15 अगस्त 1947. इंडिया जैसे हमें पता है कि जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया था. प्रीसीडिंग दिस वॉज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच द मैनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. और इस डिफ़िकल्ट स्ट्रगल में जो हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था. पीपल फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइन द स्ट्रगल एंड
They were inspired by the idea of freedom, equality and participation in the decision making process. जो पीपल्स, ये जो सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन्स जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम से, इक्वलिटी से, फ्रीडम मतलब आज़ादी से, इक्वलिटी से, समानता से, और पार्टिसिपेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बहुत ही इंस्पायर थे. अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैड lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. जब कॉलोनियल रूल थे, कॉलोनियल रूल्स मीन्स जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल चलते थे, उस टाइम पे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस से एग्री नहीं थे, उनके डिसीजंस से वो सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस. फिर भी वो उनका सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वो उनको क्रिटिसाइज करते तो उन्हें बहुत सारे डेंजर्स को फेस करना पड़ सकता था. लोग इस चीज़ से डरते थे. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. और जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसने इस पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया. द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. जो नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू ओपनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और अपने डिमांड्स को रखना शुरू कर दिया उनके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. एज फॉर बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस. जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, तो लोगों ने डिमांड रखी कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, जो हमारी लेजिस्लेचर है उसमें हमारे इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो ही जाएंगे और उन इलेक्टेड मेंबर्स को बजट के लिए कोई भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ऐसा उनको राइट मिलना चाहिए. इस तरह की वो डिमांड करने लगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1909 में पास किया गया था, उन्होंने उसमें सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे. while these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote nor could people participate in the decision making. हालांकि जो लेजिस्लेचर जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन जो नेशनलिस्ट जो थे वो अपनी डिमांड रख सकते थे, लेकिन उनको ये अलाउ नहीं था. ऑल अडल्ट्स वर नोट, सभी जो अडल्ट्स थे वो वोट नहीं डाल सकते थे और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, लेकिन स्ट्रगल के बाद ऐसा पॉसिबल हो गया था. एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ द colonial rule as well as the participation of the different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalist that all persons in independent India would be able to participate in the making decisions. जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था कॉलोनियल रूल्स के बारे में, तो जो पार्टिसिपेशंस जो थे वो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट ग्रुप के लोग थे और सभी एक साथ फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. लेकिन इस बात को देखते हुए जो नेशनलिस्ट थे उनके माइंड में एक डाउट था कि सभी जो पर्सन्स हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में रहने वाले वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और वो उसके एबल हैं, उसके काबिल हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ ए फ्री कंट्री. दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फील लाइक. इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स. जब कंट्री आज़ाद हो गई थी, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद सिटीजन्स जो थे वो फ्री कंट्री में रहने वाले लोग बन गए थे
इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो थी वो क्या महसूस कर रही थी, लोग जो थे वो क्या महसूस कर रहे थे, और गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। गवर्नमेंट को अब लोगों की डिमांड और उनकी नीड्स को सेंसिटिव रखने की ज़रूरत थी। द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट in the constitution of the independent India that laid down the principle of the universal adult franchise, that is that all adult citizens of the country have the right to vote. ड्रीम्स लोगों के जो सपने थे और उनकी जो इच्छाएं थी वो फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू वो पूरी हो गई थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक प्रिंसिपल भी दिया गया था। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स था कि ऑल एडल्ट सिटीजन्स मीन्स जो लोग 18 ईयर्स के हो गए थे, 18 एंड अबव के थे, वो वोट डाल सकते थे। उनको राइट टू वोट मिला हुआ था, उनको एक वोट डालने का राइट मिला हुआ था, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया। और ये जो प्रिंसिपल था ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें मेन रोल अदा करता था। द अबव फोटो शोज ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस on how to use the electronic voting machine EVM. EVM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVMs were used throughout the country for the first time in the 2004 general elections. The use of EVMs in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to the proceed about 8,000 tons of the paper for printing the ballot papers. जो ऊपर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें जो वोटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी, जिसको ईवीएम कहा जाता है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, उसकी रीडिंग लगाता हुआ ये दिखाया गया है पिक्चर में। जो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 2004 में, उसमें सबसे पहली बार इस ईवीएम मशीन का यूज किया गया था। और इन इलेक्शंस में जो ईवीएम के यूज से लगभग 1,50,000 ट्रीज को काटा जाता था, उन ट्रीज को बचाया गया था। क्योंकि जब वोटिंग होती थी तो इतने सारे पेड़ों को काट के और 8,000 टन्स पेपर कागज़ से बनाना पड़ता था, इसलिए इतने सारे पेड़ों को उस टाइम पे बचाया गया था। ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फर्स्ट टाइम पे जनरल इलेक्शंस में 2004 में यूज किया गया था। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and the participation of the people. It is the decision of the people that creates a democratic government and decide about its functioning. कहता है कि डेमोक्रेसी का एक टेक ऑफ पॉइंट था, इम्पोर्टेंट टेक पॉइंट था डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। डिजायर मीन्स लोगों की इच्छा, अप्रूवल मीन्स उनको मंजूरी देना, और पार्टिसिपेशन मतलब वोटिंग का राइट मिलना, वोटिंग में अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करना। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल, ये लोगों का ही डिसीजन था, दैट क्रिएट्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और लोगों के डिसीजन से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी। एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शंस, और इनके फंक्शंस को डिसाइड किया गया था। द बेसिक आइडिया इन दिस kind of the democracy is that the individual or the citizen, the most important person, and that in the principle the government as well as the other public institutions need to have the trust of these citizens.
इसका एक बेसिक आइडिया था। बेसिक आइडिया क्या था? द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल और सिटीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता था इसके लिए, कंट्री के लिए। और गवर्नमेंट और जो दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको भी इसकी मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। और ये लोग भी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी और दूसरे सिटीजन्स भी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? वन वे ऑफ डूइंग सो दैट एज यू रीड इज थ्रू द इलेक्शंस द पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो इंडिविजुअल थे मतलब जो पर्सन्स जो थे, गवर्नमेंट जो थी वो अपने अप्रूवल के हिसाब से उन लोगों को अप्रूवल देती थी। अप्रूवल मतलब मंजूरी देती थी पार्टिसिपेशन करने के लिए। और जैसे कि आपने पढ़ लिया था कि इलेक्शंस के थ्रू जो है वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट कर लेते थे और अपना लीडर खुद ही इलेक्ट करते थे। वो पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लेते थे पार्लियामेंट के लिए। वन ग्रुप फ्रॉम, और जो इलेक्ट किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं में से ही कोई एक ग्रुप गवर्नमेंट बनाता था। और द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, और कंट्रोल गाइड एंड द गवर्नमेंट इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर द चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। लोग जो थे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे, और उन्हीं में से कोई एक ग्रुप जो था वो गवर्नमेंट को बनाता था। और पार्लियामेंट जो थी मेड अप द रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट भी उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव थ्रू के द्वारा ही बनती थी। पार्लियामेंट उनको कंट्रोल करती थी और गाइड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी गाइड करती थी। और इसी सेंस में लोग चूज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। द अबव आइडियाज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स। ये कहता है कि आपने क्लास 6 और 7 की जो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ टेक्स्ट बुक थी, सिविक्स की जो बुक थी, उसमें आपने रिप्रेजेंटेटिव वाला जो पार्ट था वो आपने उसमें अच्छे से पढ़ लिया होगा कि किस तरह से एक एमएलएज को इलेक्ट किया जाता है, किस तरह से एमएलएज बनता है, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, ये आपने 7th क्लास की बुक में पढ़ लिया था। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है? Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of that faith that the people of India have in principle of democracy. जब इंडिया बना था 1947 में, तब इंडियन पार्लियामेंट जो थी उसमें 1947 के बाद बनाई गई जो इंडियन पार्लियामेंट थी उसमें लोगों की फेथ, लोग चाहते थे कि हमें भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिले। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय द काउंसिल। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, ये जो पार्टिसिपेशन था लोगों का, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू था जिससे गवर्नमेंट बनाई जाती थी। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इम्यून्स पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो पार्लियामेंट थी वो भी एक इम्यून्स पावर, एक इम्पोर्टेंट पावर रखती थी। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और इसके जो लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल थे, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग इसमें आते थे। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर।
दो इलेक्शंस जो थे पार्लियामेंट में वो भी एक सिमिलर मैनर से ही होते थे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। लोकसभा के जो इलेक्शंस थे वो भी हर 5 साल के बाद ही होते थे, अभी भी होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द न्यूमरियस constituencies as shown in the map on page 41. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidate who contests election usually belong to the different political parties. जो लोकसभा के इलेक्शन है वो एवरी 5 ईयर के बाद होते हैं, और कंट्री जो थी वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटी हुई थी, जो पेज नंबर हम 41 पे देखेंगे। और हर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उससे एक पर्सन पार्लियामेंट में आता था इलेक्ट होके, और वो जो कैंडिडेट था वो यूजुअली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या होगी, मीनिंग क्या होगा, कि मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो हम कह सकते हैं कि द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। The union legislature in India is called the parliament. कि the parliament has got the right to make the country's laws or to change them. क्योंकि जो पार्लियामेंट थी उसी के पास राइट था कि हमारी कंट्री के जो लॉज हैं उनको वो चेंज कर सकती थी और नए लॉज को भी बना सकती थी। द पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। जो पार्लियामेंट थी उसी के पास ही पावर थी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव थे, मतलब जो काउंसिल्स, द यूनियन काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स थे, उनको पार्लियामेंट ही कंट्रोल कर सकती थी। इसमें विद इन द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस द अंडरस्टैंड दिस फर्दर। इसमें कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम दिए हैं और कुछ स्टेट पार्टीज़ के नाम दिए हैं जिसको रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है। जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो पूरे नेशन के लिए होती हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हम बीजेपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको सीपीआई कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम होती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको आईएनसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसको एनसीपी कहा जाता है। और कुछ ये तो है हमारी नेशनल पार्टीज़, और इसके अलावा कुछ स्टेट पार्टीज़ होती हैं जो सिर्फ स्टेट में ही होती हैं, जिनको रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ दे रखे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जिसको हम आप कहते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ियन पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और जनता दल है, जैसे जनता दल यूनाइटेड है, और लोक जन शक्ति पार्टी दे रखी है, इसमें शिवसेना की एक पार्टी दे रखी है, तेलुगु देशम एक पार्टी दी है। ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज़ इसमें दे रखी हैं। कुछ रीजनल पार्टीज़ अलग भी हैं, कुछ रजिस्टर्ड पार्टीज़ भी दे रखी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी दे रखे हैं। इंडिपेंडेंट्स मीन्स जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, वो अपने दम पे ही इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको निर्दलीय कैंडिडेट कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी जो संसद होती है, हमारी जो पार्लियामेंट होती है, उसमें 543 सीट्स होती हैं सिर्फ लोकसभा में। ऐसे ही एक दूसरी टेबल भी इसमें दी है कि रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा इलेक्शंस मई 2019, वो वाली जो थी पिछली जो टेबल थी वो 2014 की थी, ये मई 2019 की दी है। इसमें भी ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ दी हैं और कुछ नंबर ऑफ़ द एमपीज़ दिए हैं। एमपीज़ मीन्स मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट। तो इसमें भी कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम दिए हैं, यहाँ पे कुछ स्टेट पार्टीज़ दी हैं, कुछ रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ होती हैं। इसमें कुछ नंबर ऑफ़ द एमपीज़ दिए हैं कि इस पार्टी के इतने एमपीज़ थे, इसके इतने थे, भारतीय जनता पार्टी के इतने थे, कम्युनिस्ट पार्टी के 4 थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थे उसके 16 थे। इस तरह से इनकी टोटल सीट जो है 543 काउंट यहाँ पे कर रखी हैं, 543 सीट्स टोटल होती हैं इनकी, और इसी तरह से इनको एमपीज़ को डिवाइड किया गया था उस टाइम पे। अच्छा, वंस इलेक्टेड दीज द कैंडिडेट्स बिकम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और एमपीज़। एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं
तो एमपीज बन जाते हैं। एमपीज मीन्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और यही एमपीज जो हैं ये पार्लियामेंट को बनाते हैं। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। और इलेक्शन हो जाने के बाद जो पार्लियामेंट है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके 3 सतर होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। 2 हाउसेज होते हैं इसका, और एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति होता है हमारा। और 2 इसके हाउसेज होते हैं। फर्स्ट हाउस होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है वो हाउस ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और जो राज्यसभा होती है वो काउंसिल ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जो लोकसभा होता है वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है लोकसभा को। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल, ये पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा। इसकी जो टोटल जो सीटें होती हैं वो 542 होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आउट ऑफ दिस अप टू 530 members will be elected from the state, or not more than the 20 members shall represent the union territories. 2 members of the Anglo-Indian community may be nominated by the president. जो हमारी लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है वो एक तो होती है हमारी राज्यसभा, और एक होती है लोकसभा। जो राज्यसभा जो होती है वो पहली बार उसको कब बनाया गया था? 3 अगस्त 1952 में इसको बनाया गया था। और जो लोकसभा है उसको 6 मई 1952 में इसको क्रिएट किया गया था। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं वो 245 होते हैं, और इसके जो होते हैं वो 544 होते हैं। इसके जो 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और 233 जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं। जो लोकसभा है उसमें 2 को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है, और 543 जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं। इसमें 2 जो हैं कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो मीन्स इंग्लैंड और इंडिया के जो लोग हैं वो होते हैं 2 इसमें, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और इसमें जो 12 हैं, ये 12 लोग कौन होते हैं? ये 12 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं। जैसे एक मेडिकल डिपार्टमेंट से हो गया, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो गया, एक फिल्म इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हो गया। इसलिए इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट 12 डिपार्टमेंट से जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। उसके बाद जो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की जो संख्या है वो 250 हो सकती है। होती तो इतनी है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकती है। और इसमें 543 552 इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। 552 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और जो राज्यसभा है इसमें 250 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, जो 233 जो इसमें मेंबर्स हमारे थे, इसमें भी 2 to 9 जो है वो डिफरेंट स्टेट से आएंगे। और इसमें से भी जो 4 कैंडिडेट जो हैं वो 3 इसमें दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से 3 आएंगे। और जो 1 है वो पुदुचेरी से आएगा। इस तरह से 4 इसमें से आएंगे, 3 दिल्ली से आएंगे और 1 जो है वो पुदुचेरी से आएगा। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये एक्स्ट्रा है,
इसको ये बड़ी क्लासेस के लिए होता है, मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। इसका थोड़ा सा भी बता देती हूँ। इसमें भी जैसे 543 जो थे, इसमें 230 डिफरेंट स्टेट से आएंगे, और 13th जो हैं, 13 जो मेंबर हैं, ये जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनसे आएंगे 13th। 7 जो हैं इसमें दिल्ली से आएंगे, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज बच गई, यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी हो गई, पहले 7 थी, अभी 9 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस तरह से हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी वो टोटल 9 हो गई है। तो इसमें 7 जो है वो यूनियन टेरिटरी, 7 दिल्ली से आएंगी, और बाकी जो हैं जो डिफरेंट जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे आएंगी, टोटल 13 आएंगे। हमारे फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे, सबसे पहले वो हुए थे नवंबर 1951 से लगा के, और फेब 1952 तक चले थे इन ऑल ओवर इंडिया में। पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे, सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में, वो नवंबर 1951 से फेब 1952 तक चले थे ऑल ओवर इंडिया में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें लोकसभा में, तो शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एससी और एसटी के जो लोग हैं उनके लिए भी लोकसभा में कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर्स की, तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए। मस्ट नॉट बी लेस देन द 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स से कम एज का नहीं होना चाहिए। A person is disqualified to be member of either house of the parliament if he or she holds an office to profit under the government of India or of any states. He or she is of the unsound mind and stands so as the declared by the competent court, disqualify under any law made by the parliament. और अगर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो जो लोकसभा है उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स होता है, और ये डिसोल्व नहीं की जाती है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा का जो टाइम है वो 6 ईयर होता है, और हर 2 साल के लास्ट में उसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, हर एवरी सेकंड ईयर के बाद, एंड ऑफ द एवरी सेकंड ईयर के बाद 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।